जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है और हम छठे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। छठे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आ चुका है और अब सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो होगा ये, और इसी के साथ एनसीईआरटी की क्लास 9 की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस पार्ट को। आयु संरचना। किसी भी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की जनसंख्या को बताता है। यानी कितने लोग वयस्क हैं, कितने लोग किशोर हैं, कितने लोग वृद्ध हैं, ये आयु संरचना बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है, जो किशोर बच्चा होगा उसका इंटरेस्ट अलग होगा, जो वयस्क होगा उसका इंटरेस्ट अलग होगा, और जो वृद्ध होगा उसका इंटरेस्ट अलग होगा। ठीक, तो उसके इंटरेस्ट पे ही उसकी खरीदारी प्रभावित होगी। जिस प्रकार का इंटरेस्ट होगा उस प्रकार की खरीदारी होगी, और काम करने की जो क्षमता होगी, किशोर में जो काम करने की क्षमता होगी, वृद्ध में जो काम करने की क्षमता होगी, और जो वयस्क में काम करने की क्षमता होगी, सब में अलग अलग होगी। तो वयस्क एक कार्यकारी समूह है जो काम करता है। बाकी जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, वो आश्रित में माने जाते हैं, आश्रित में आते हैं। ठीक, यानी उनके कार्य करने की क्षमता वो नहीं होती जो वयस्कों की होती है। ठीक, परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का निर्धारक होती है। अब आप देखिए, अगर वयस्क अधिक है तो मैन पावर अधिक है, एक संसाधन अधिक है, मानव संसाधन अधिक है। अगर कहीं बच्चे अधिक हैं या वृद्ध अधिक है तो मानव संसाधन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे आप चीन को देखिए, मानव संसाधन वहाँ कम है। बेशक बहुत बड़ी आबादी है, चीन की विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, लेकिन फिर भी युवा वहाँ कम है। वहीं भारत को देखिए तो भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। ठीक, तो आपके आर्थिक ढांचे को प्रभावित करेगा आपकी जनसंख्या की आयु संरचना। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। देखते हैं वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चे। सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को बच्चा कहा जाता है। 15 वर्ष से कम आयु के अगर आप हैं तो आप बच्चे हैं। ठीक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। देखिए, हम बाल श्रम को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाल श्रम जो है वो अपराध है। ठीक, तो बाल श्रम इसमें शामिल नहीं होता, इसलिए इन्हें उत्पादनशील नहीं माना जाता। तथा इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती। यानी भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य ये स्वयं से अर्जित नहीं कर पाते, अपनी मेहनत से कमा के अर्जित नहीं कर पाते। ठीक, वयस्क 15 से 59 साल के लोगों को वयस्क कहा जाता है। 15 से 59 साल के लोगों को वयस्क कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ठीक, तो इनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और ये प्रजनन करने की भी क्षमता रखते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ठीक, वृद्ध 59 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, 59 वर्ष से अधिक कई लोग काम करते हैं, इसलिए उत्पादनशील हो सकते हैं। ठीक, लेकिन कई लोग रिटायर हो चुके होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट पे आ गए होते हैं। हो सकता है वो कोई काम नहीं कर रहे, उनके पास ना कोई दुकान हो, ना मेहनत वाला कोई काम करते हो जिससे वो आय अर्जित कर पाए। मेहनत वाला काम करने का मतलब वो आय अर्जन से है। ठीक, ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। यानी कोई वैकेंसी निकले तो ऐसा नहीं कहा जाता कि भैया 59 वर्ष से अधिक लोग ही इसमें फॉर्म भरेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और अब एक डायग्राम के थ्रू आपको
भारत की उम्र संरचना को समझाया गया है। देखिए, भारत में वयस्क कितने प्रतिशत हैं? 58.7 प्रतिशत वयस्क हैं। 58.7% वयस्क हैं। अगर वृद्धों की बात की जाए तो भारत में 6.9% वृद्ध हैं, और जबकि बच्चों की बात की जाए तो 34.4% बच्चे हैं। तो आप देखिए, भारत में वयस्कों की संख्या अधिक है, इसका मतलब कार्यशील जनसंख्या भारत में अधिक है। और चूंकि बच्चे भी अधिक हैं, इसलिए आगे आने वाले समय में भी कार्यशील जनसंख्या भारत में अधिक ही रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि यह समूह उत्पादक नहीं होते। बच्चे और वृद्ध को उत्पादक नहीं माना जाता। ठीक, भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को ये चित्र द्वारा भी आप देखे हैं। अब आते हैं हम लोग लिंगानुपात पर। क्या होता है लिंगानुपात, हम समझते हैं सबसे पहले वो, उसके बाद देखेंगे भारत में लिंगानुपात की स्थिति क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और उस पे 990 महिलाएं हैं, तो ये क्या हो गया? आपका लिंगानुपात हो गया। ठीक, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ये आप क्या कहते हो? लिंगानुपात। यह जानकारी किसी भी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ध्यान रखिएगा, अगर पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात एकदम बराबर हो, 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं हैं, तो ये माना जाता है उस देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। जैसे आप यूरोपीय देशों में देखिए, लिंगानुपात अच्छा होने की वजह से माना जाता है कि वहाँ की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकासशील या अल्प विकसित देशों से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ठीक, ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए। देखिए, जैसे भारत की अगर बात किया जाए तो भारत एक पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण करता है, और यहाँ पे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमें लड़का हो, लड़की ना हो, क्योंकि लड़की एक जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी से लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए भारत के कई राज्यों का जो लिंगानुपात है बहुत खराब है, और यहाँ तक स्थिति आ गई कि वहाँ के लोगों के लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। पिछला चुनाव अभी आया था, तो एक हरियाणा राज्य है भारत में, आप सुने होंगे, तो वहाँ की स्थिति ये थी कि चुनाव के समय गांव के लोग बैनर लगाए थे कि जो भी नेता हमारे गांव के लड़कों की शादी कराएगा हम उन्हीं को अपना वोट देंगे। स्थिति यहाँ तक आ गई। अब ये स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची? तो सिंपल सी बात है, पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से पुरुषों का महत्व अधिक हो जाता है। दूसरा, महिलाओं को लोग बोझ समझते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या बड़ी मात्रा में किया गया, और जब भ्रूण हत्या बड़ी मात्रा में किया गया तो लिंगानुपात गड़बड़ा गया, और लिंगानुपात गड़बड़ा गया तो आपके लड़कों को शादी के लिए लड़कियां कहां से मिलेंगी? ये हरियाणा की स्थिति है। धीरे धीरे अब हरियाणा में सुधार हो रहा है। सन 1951 से 2001 के बीच लिंगानुपात को ये सारणी दर्शाती है, 6.2 की जो सारणी ये बता रही है कि लिंगानुपात क्या है 1951 से लेके 2011 के बीच। अब देखिए, 1951 में लिंगानुपात 946 था, तो ये एक अच्छा लिंगानुपात कहा जा सकता है। और ये रहने का कारण ये था कि उस समय समानता बहुत बड़ा भेदभाव नहीं था, या स्वास्थ्य भेदभाव तो था, लेकिन फिर भी बच्चियों को या भ्रूण हत्या की व्यवस्था वो नहीं थी जो गर्भ में ही पता चल जाए कि ये लड़की है तो मार दिया जाए। ठीक, इसलिए लिंगानुपात कुल मिला के ठीक ठाक था। लेकिन 1961 में अगर देखें तो लिंगानुपात घटा, 941 हुआ। 1971 में देखें तो फिर लिंगानुपात घटा, 930 हुआ। 1981 में देखें तो लिंगानुपात थोड़ा सा बढ़ा, 934 हुआ। लेकिन 1991 में अगर हम देखेंगे तो लिंगानुपात पुनः घट जाता है,
29 होता है। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण आप देख रहे हो कि गर्भ में ही पता चल जाने लगा सोनोग्राफी के थ्रू कि ये लड़का है कि लड़की है, और गर्भ में ही लड़की का पता चलते ही लोगों मार दिया गया उन बच्चियों को। ठीक, इसलिए लिंगानुपात गड़बड़ाया। लेकिन जब सरकार स्ट्रिक्ट कदम उठाना शुरू की तो धीरे धीरे लिंगानुपात में सुधार होना शुरू हुआ। जैसे कि आप 2001 में देखेंगे कि 933 लिंगानुपात पहुंच गया और 2011 में 943 लिंगानुपात पहुंच गया। ठीक, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार थीं। तो धीरे धीरे लिंगानुपात सुधार हो रहा है, समाज की मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, देखिए केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। ये बहुत बढ़िया लिंगानुपात है। एक पुदुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं, जबकि दिल्ली में जो देश की राजधानी है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वहां की स्थिति देखिए, दिल्ली में 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं हैं। ठीक, यानी यहाँ पे महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत अधिक है। तथा हरियाणा में 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाएं हैं। तो हरियाणा में भी लोग महिलाओं के साथ भेदभाव पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चलिए अब साक्षरता की बात हम आगे देखेंगे। साक्षरता दर देखिए, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। देखिए मानव संसाधन बनने के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला स्वास्थ्य और दूसरी शिक्षा। और शिक्षा शुरू कब होगी? जब आप साक्षर होगे। ठीक, और जितनी अच्छी शिक्षा होती जाएगी आपकी, ठीक, जितनी अच्छी कार्यात्मक आगे शिक्षा होती जाएगी, आप उतने ही अच्छे मानव संसाधन होते जाओगे। ठीक, तो साक्षरता किसी भी जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता है, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। ठीक, अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अशिक्षित। देखिए यहाँ दो वर्ड है, शिक्षित और जागरूक नागरिक। अगर शिक्षित नहीं है और शिक्षित है, अगर जागरूक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। लेकिन हम सामान्य दशा में कहें कि शिक्षित और जागरूक नागरिक ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, तो सामान्य दशा में ये अकाट्य सत्य है। तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। तो ये तो शिक्षित व्यक्ति ही कर पाएगा आमतौर पे शोध और विकास कार्य। मान लीजिए जो अशिक्षित है, किताबें पढ़ ही नहीं सकता, वो अपनी चीजें सोच के लोगों को बता सकता है। जब वो लिख ही नहीं सकता तो उसके ज्ञान का प्रसार अन्य लोगों तक नहीं हो पाएगा। ठीक, साक्षरता के स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। सिंपल सी बात है, जो लोग साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे, उनके कार्य का मूल्य अधिक होगा, वो अधिक धन अर्जित कर पाएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं, एक लेबर और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इनमें से कौन अधिक पैसा कमाएगा और कौन कम? तो लेबर क्लास जो होगा वो कम पैसा कमाएगा, क्योंकि वो पर्याप्त शिक्षित नहीं होने के साथ कारण कुशल मानव संसाधन नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में साक्षर किसे कहा जाता है, तो वह व्यक्ति, वह आयु वर्ग का व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक हो, 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है, समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ठीक, ये भारत की बात है। लेकिन विदेशों में क्या है? यूरोपीय देशों में, कई देशों में तो स्थिति ये है कि दवाई पे जो कंटेंट दिया होता है उसको अगर पढ़ के समझ पाए तो हम उसे साक्षर कहते हैं। तो हम अभी भी भारत में जो साक्षरता की स्थिति है, साक्षर बनाने के लिए बहुत लिबरल हैं। ठीक, भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आजादी के बाद से अगर देखें तो भारत की साक्षरता के स्तर में अब सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है।
2011 की जनगणना बताती है देश में जो साक्षरता है वो 73% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 80.9%, 80.9% पुरुष साक्षर है और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। यानी आप यहाँ साक्षरता के आधार पर समझ सकते हो कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। नहीं तो पुरुषों की साक्षरता 80.9% और महिलाओं की साक्षरता 64.6% ही क्यों है? क्योंकि महिलाओं को शिक्षित होने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, साक्षर होने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, घर के कामों में लगा दिया जाता है, ठीक। जबकि वहीं पुरुष वर्ग को, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाया भी जाता है, चाहे वो पढ़ने लायक ना हो, महा आवारा टाइप का बच्चा हो, लेकिन घर वाले चाहेंगे ये पढ़े। वहीं लड़की अगर पढ़ने में अच्छी भी है तो वो नहीं चाहते हैं कि पढ़ाया जा सके, क्योंकि ये एक अलग बोझ है, ये दूसरे घर की है, पराया धन है। ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में और आज भी है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक। यहाँ पूछा है साक्षर दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है, यही अंतर मैं बता रहा था आपको अभी। अब देखते हैं व्यवसायिक संरचना। देखिए, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है, ठीक। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का जो वितरण है उसे ही व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही व्यक्ति हर काम करेगा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं कि प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन व्यवसाय आते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं, ठीक। द्वितीयक श्रेणी में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, ठीक। तृतीयक क्रियाकलाप में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं शामिल किया जाता है। अब आप परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तो समझ गए, सेवाएं क्या है? यानी सर्विस, ठीक। सर्विस देना, किसी काम के लिए अपनी सर्विस देना, ठीक। ये टर्शियरी सेक्टर में शामिल है, आपकी सेवा। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अलग अलग देश में अलग अलग जनसंख्या इन्वॉल्व है, ठीक। अलग अलग जनसंख्या मतलब अलग अलग जनसंख्या का प्रतिशत इन्वॉल्व है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक है, ठीक। यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, विकसित देशों की अगर हम बात करें तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करने में अधिक जनसंख्या लगी हुई है। जब विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। सिंपल सी बात है, उद्योगों का विकास कम हुआ है, सर्विस सेक्टर का विकास कम हुआ है, इसलिए लोग कहाँ पे ज्यादा लगे हुए? प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए, प्राथमिक क्षेत्र में ही विकासशील देशों के लोग लगे हुए हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। इसका मतलब हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें और उसमें भी कृषि कार्य की बात करें तो 64% लोग भारत के कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या और ये बताता है कि भारत में उद्योगों का विकास, सर्विस सेक्टर का विकास उस रेशियो में नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात, भारत में ही द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात
13 और 20% है। यानी द्वितीय क्षेत्र में भारत के लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल 13% है, और जबकि तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं भारत में वो 20% लोग ही काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अब धीरे धीरे जब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का भारत में विकास होना शुरू हुआ है तो लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के, यानी कृषि और उससे संबंध कार्य को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर मुड़े हैं। ठीक, यानी अब लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में धीरे धीरे आना शुरू है, क्योंकि इस क्षेत्र का भी अब विकास होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य, अब आते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर सिंपल सी बात है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो भारत के विकास में या स्वयं के विकास में कितना योगदान दे पाएगा। मान लीजिए एक आदमी बिस्तर पर पड़ा है तो अपने विकास में और देश के आर्थिक विकास में कहाँ योगदान दे पाएगा। ठीक, सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में 25 थी, 1000 पर 25 थी मृत्यु दर, वहीं 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। सीधे सीधे ये डाटा इंडिकेट करता है मृत्यु दर का घटना कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। औसत आयु 1991 में जो 36.7% थी, यानी एक व्यक्ति की औसत आयु मानी जाती थी 1951 में, 91 बोल दिया था शायद में पहले, 1951 में 36.7 वर्ष थी। वही 2012 में औसत आयु बढ़कर हो गई 67.9 वर्ष। अब आप सोचिए, 1951 में माना जाता था एक व्यक्ति की औसत आयु क्या है, 36.7% थी, सॉरी 36.7 वर्ष, प्रतिशत में बार बार बोल दिया हूं, 36.7 वर्ष है। जबकि 2012 में ये औसत आयु बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है। यानी औसत आयु बढ़ने का मतलब भी ये हो गया कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों, ये जो सुधार हुए हैं ये बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो डाटा देख रहे हो, ये जो परिवर्तन हुआ है वो जन स्वास्थ्य के विकास, संक्रामक बीमारियों से बचाव, इन और अन्य जो रोग हैं जिसकी वजह से लोग मर जाते थे, उन रोगों के इलाज की वजह से ये विकास हो पाया है। तो कुल मिला के भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ? कि गांव-गांव तक पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को नहीं मिल पा रही हैं। एक प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। ठीक, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तो हुआ, ठीक, उसमें एक कमी क्या रह गई कि हर व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास या पहुंच नहीं हो पाया। दूसरी समस्या यहाँ क्या आ रही है कि जितनी कैलोरी हमें ऊर्जा के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जितने मिनरल्स हमें चाहिए, जितने विटामिन हमें चाहिए वो सारी चीज नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कुपोषण का स्तर बढ़ा हुआ है। ठीक, शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य की रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों तक ही उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। यानी स्वच्छ जल की बात पे ध्यान देना होगा भारत सरकार या और राज्य सरकारों को। इसके अलावा जो खनिज व्यक्ति को चाहिए अपने पर्याप्त विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जो विटामिन चाहिए वो सारी चीज़ें
प्रयास करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा ताकि लोग स्वस्थ रह पाएं। किशोर जनसंख्या, अब आते हैं किशोर जनसंख्या पे। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। किशोर आप किसे कहते हो? 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को आप किशोर कहते हो। ये भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। ये शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से ये महत्वपूर्ण मानव संसाधन बन जाएंगे जो ये हैं। जितनी अधिक जनसंख्या इनकी होगी, भविष्य में वे किसी भी देश का, जिस देश में भी किशोरों की संख्या अधिक होगी, वो भविष्य के मानव संसाधन होंगे, क्योंकि यही तो मुख्यतः कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित होंगे। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है, क्योंकि ये इनके शरीर का विकास होता रहता है। अभी ये बच्चे होते हैं, इनका शरीर का विकास होता रहता है, इसलिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों की तुलना में इनको ज्यादा होता है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब एवं विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। तो भारत में सब बड़ी समस्या है कि जो भोजन किशोर करते हैं, पर्याप्त मात्रा में उस भोजन से उन्हें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अगर शुरू से, आजादी के बाद से अगर हम बात करें तो पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, और यही कारण है कि वो रक्तहीनता से पीड़ित हैं। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि जो उनके अंदर समस्या हो, चाहे रक्त अल्पता, खून की कमी की हो, चाहे बाकी किसी चीज समस्या, उनको खुद के प्रति खुद को जागरूक रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, जागरूकता फैला के। शिक्षा के प्रसार तथा इनमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो जागरूकता द्वारा ही हम बात उनको समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, अब देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत की क्या कहती है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। ठीक, किसी भी परिवार में अधिक जनसंख्या अगर अधिक हो, किसी परिवार में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, साथ में पोषक भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ा टास्क हो जाएगा, एक कठिन बात हो जाएगी। लेकिन अगर उसी परिवार में 5 लोग ही हों, परिवार छोटा हो, तो इस 5 व्यक्तियों के परिवार को पर्याप्त भोजन और पर्याप्त पोषक मात्रा वाला भोजन उपलब्ध कराना आसान होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया कि भैया परिवार छोटा हो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब हमारे एक राज्य है, मतलब राज्य है, नाम नहीं लूंगा उस महान नेता का, जिनकी केवल 11 बच्चे हैं, बताइए, और वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनके 11 बच्चे हैं। वो क्या संदेश दे रहे हैं अपने राज्य के लोगों को? क्रिकेट टीम तैयार कीजिए, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, फिलहाल परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा
परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम को बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। यानी आपकी जो जनसंख्या नीति 2000 है, ये क्या क्या इस नीति में टास्क रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। देखिए, तो 14 वर्ष या निर्देश स्थापित किया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, कौन कहता है? ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। उसके बाद क्या कहता है? शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और किशोर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किशोरों से संबंधित क्या बात कहती है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आपकी है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किशोरों से संबंधित क्या बात कहती है? देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही कुछ किशोर तो आगे चलकर मानव संसाधन के रूप में विकसित होंगे। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है, जिस पे अभी तक फोकस नहीं किया जाता था। अभी तक फोकस क्या था कि पर्याप्त भोजन और पोषक युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। अब आगे बढ़कर क्या किया गया कि अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधी जो बीमारियां किशोर किशोरियों में फैल रही हैं, इनसे भी इनको छुटकारा दिलाया जाए। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। भाई, देर से संतान उत्पन्न करोगे तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। भाई, कोई 16-17 साल में बच्चा पैदा करना शुरू किया और 50 साल तक बच्चा पैदा कर रहा है, कोई 35 साल तक में बच्चा पैदा करना शुरू किया और 50 साल तक बच्चा पैदा कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो पहले शुरू करेगा वो ज़्यादा जनसंख्या दे देगा देश को। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। देखिए, अगर बाल विवाह हो जाता है किसी किशोर किशोरी का, तो समस्या क्या है कि उनकी शिक्षा प्रभावित होती, चाहे वो लड़का हो, और लड़कियों की तो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। इसके बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती है, सीमित हो जाते हैं वो लोग और अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाती है। ठीक, किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है। ठीक, तो ये रहा क्लास 9th की ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो। ठीक, और जनसंख्या के टॉपिक, जनसंख्या के सेकंड वीडियो के साथ ही ये क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। तो हम अब आगे अलग एनसीईआरटी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।